बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अब्बास अरागची रशिया में हैं और रूस से जो स्टेटमेंट दिए हैं ईरान के वजीर खारजा ने, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। एक तो अरागची के मुताबिक मुज़ाकरात के नए दौर के लिए अमेरिका की जानिब से एक और दरख्वास्त मौसूल हुई है, यानी अमेरिका ये चाहता है कि दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठें। ये दावा किया अरागची ने। इसके अलावा ये बात अब्बास अरागची ने रशिया में कही कि सुपर पावर को नाकों चने चबवाए, ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और इत्तेहादी मौजूद हैं। अब ईरान जब रशिया के साथ मिलता है तो उसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि रूस माजी में अमेरिका के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत था, आज नहीं है। ये हकीकत है। रशिया बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान की वॉर के बाद सोवियत यूनियन टूटना शुरू हो गया। अमेरिका ने बहुत सारी प्रॉक्सीज इस्तेमाल की और रशिया टूटते टूटते महदूद हो गया। फिर उसकी वो माशी कुव्वत भी नहीं रही, उसका सिस्टम भी नहीं चला। आज रशिया के बाद जो दूसरी ताकत अमेरिका के सामने आकर खड़ी हुई वो चाइना है। चाइना माशी तौर पे अमेरिका से काफ़ी मजबूत होता चला जा रहा है। फौजी एतबार से चाइना आज तक टेस्ट नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा बड़ा टेस्ट चाइना का नहीं हुआ जिससे वो साबित कर सके कि उसकी फौज अमेरिका से बेहतर है। लेकिन चाइना के हथियारों ने दुनिया में अपना मुकाम बनाया। बहुत सारी जगहों पे चाइनीज हथियार खरीदे भी जाते हैं और वो आजमाए भी जाते हैं, और चाइना के हथियार आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मार्केट में अपना हिस्सा बना रहे हैं। अब तो ये अरागची का काफ़ी काबिल एतमाद किस्म के उनके स्टेटमेंट हैं, बड़ा भरोसा उनको हुआ अपनी ताकत के ऊपर, और रशिया ने काफ़ी बकअप किया है। जितना मजबूत स्टेटमेंट रशिया की गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया अरागची के आने पर, ऐसा ज़बरदस्त मजबूत स्टेटमेंट किसी और ने नहीं दिया। अब पाकिस्तान जो है वो सालिसी की बदस्तूर कोशिशें कर रहा है। देखिए होती है या नहीं होती, लेकिन जो एक तजवीज़ पहुंचाई गई ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका को, अमेरिका ने उसके ऊपर फिर मीटिंग की, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम मीटिंग की है गुज़िश्ता रात को अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका में अब रात शुरू हुई है, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो जब पाकिस्तान में रात थी और अमेरिका में दिन था, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अहम एक मीटिंग की है और उसमें गौर किया इन बातों पर जो तजावीज़ ईरान ने दी है। ना सिर्फ उन तजावीज़ पे गौर किया गया, बल्कि मुस्तकबिल का लाया अमल भी उन्होंने तैयार किया कि अगर बॉम्बिंग शुरू करनी है तो दोबारा कब करनी है, कैसे करनी है, किस किस को साथ में लाना है, और अब हिकमत अमली क्या होगी। और अमेरिका ने ऐसा क्या कुछ मुख्तलिफ कर लिया है जो इस मरतबा दोबारा हमले की सूरत में अमेरिका को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, या अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा दुनिया के सामने। तो ये तो एक मीटिंग हुई है। लेकिन मार्को रूबियो ने, जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, उन्होंने जो ईरान ने तजवीज़ दी थी उस तजवीज़ को मुस्तरद किया है। ईरान की तजवीज़ ये थी, और ये बड़ी वाज़ेह उन्होंने दो बातें सादी सादी है, मैंने आपके सामने पहले भी रख दी थी, बल्कि जब ये खबर छपी आलमी मीडिया में उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि ये दो चीज़ें हैं, एक तो आपने हुर्मुज़, और एक मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो एटमी सलाहियत है ईरान के पास, या जौहरी प्रोग्राम ईरान का, ये डिस्कस होगा। तो ईरान ने कहा जी जौहरी प्रोग्राम को तो हम डिस्कशन में रख लेते हैं, उसके ऊपर हम आइंदा भी बात करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं, ये मामला हम पेंडिंग कर देते हैं, इस पर मुज़ाकरात चलते रहेंगे। हम फौरी तौर पर एक मुआहिदा कर देते हैं जिसमें हम आबने हुर्मुज़ को खोल देते हैं। और जो ईरान ने उसमें तजवीज़ दी थी वो ये दी थी कि एक मुआहिदा करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में आबने हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से, और उस मुआहिदे के मुताबिक अमेरिका नाकाबंदी खत्म कर देगा और ईरान आबने हुर्मुज़ को खोल देगा। लेकिन मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इन तजावीज़ को मुस्तरद करता है क्योंकि ईरान ने सख्त शराइत के तहत आबने हुर्मुज़ की बंदिश खोलने का कहा, जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ईरान का कहना यह है मार्को रूबियो के मुताबिक कि जहाज रानी सिर्फ उस सूरत में हो सकेगी, या आबने हुर्मुज़ में से जहाज सिर्फ उस सूरत में गुजरेंगे जब ईरान के साथ हम आहंगी की जाएगी या उनसे बाकायदा इजाजत ली जाएगी। अगर कोई बगैर इजाजत लिए या ईरान से कोऑर्डिनेशन किए बगैर यहां से गुजरेगा तो उसको या तो उड़ा दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। ये मार्को रूबियो ने कहा जी हमें काबिल कबूल नहीं है। फिर मार्को रूबियो ने एक और स्टेटमेंट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, आपको याद होगा, कि हमने ईरान के तकरीबन तमाम मिसाइल खत्म कर दिए और उनकी मिसाइल साइट्स तबाह कर दी हैं। अब ईरान के पास हमला करने की सलाहियत नहीं है, हम जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। मार्को रूबियो ने इसके बरक्स एक स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 100% मिसाइल ईरान के खत्म कर दिए थे, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा नहीं, 50% मिसाइल जो है वो सलाहियत ईरान के पास अभी बाकी है, और ईरान इतने हथियार रखता है कि वापस 50% हथियारों से हमला भी कर सकता है। एक और नाजरीन डेवलपमेंट आई इसमें, ये बड़ी दिलचस्प है। ईरान के नायब सदर का एक स्टेटमेंट है, पहले वो आप देख लें,
ईरानी नायब सदर ने कहा कि माजी में हमारी तौहीन करने वाले ममालिक, वो ममालिक जो हमें जलील करते थे, वो ममालिक जो हमें जेट फ्यूल बरामद करने से इनकार करते थे, आज वही ममालिक अपनी तवानाई की सप्लाई को महफूज बनाने के लिए और अपने बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज में से गुजारने के लिए हमसे इजाजत के लिए इल्तजा कर रहे हैं। ये बड़ा फातिहाना किस्म का स्टेटमेंट है। यानी ये तो ईरान ऐसा लगता है अपनी फतह का ऐलान कर रहा है कि जो ममालिक कल तक ये करते थे वो करते थे, आज वो ममालिक देख लें कि हम कैसे। ये गुज़िश्ता 2 दिनों से ईरान के स्टेटमेंट बड़े सख्त हो रहे हैं। ईरान के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो कभी यूरोपियन स्टेटमेंट्स के खिलाफ बात करते हैं। यानी एक और स्टेटमेंट मैं देख रहा था, ईरान के एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जर्मनी का, क्योंकि एक बयान आया अमेरिका के बारे में कि अमेरिका के पास कोई मंसूबा नहीं है इस जंग से निकलने का, और उन्होंने कहा कि ये मामला इस तरीके से हल भी नहीं होगा। लेकिन उन्हें भी याद दिलाया गया ईरान की जानिब से, ईरानी क़यादत की जानिब से कि जनाब आप भी दिसंबर में ये कह रहे थे कि चंद हफ्तों के अंदर ईरान का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो देखें हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। तो ईरानी ना अब सबको जवाब दे रहे हैं, यूरोपीय ममालिक में भी कुछ को जवाब दे रहे हैं, अमेरिका को भी जवाब दे रहे हैं, इसराइल को भी जवाब दे रहे हैं और जारहाना बयानात दे रहे हैं। ये नायब सदर का स्टेटमेंट ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा जो ममालिक हमें जलील करते थे, हमारी तौहीन करते थे, हमें जेट फ्यूल बरामद करने से इनकार करते थे, वो हमसे इल्तजा कर रहे हैं कि हमारे जहाजों को यहां से गुजरने दें आपने हुर्मुज में से। तो ईरान का रवैया रशिया जाने के बाद मैंने कहा ना काफी उन्हें कॉन्फिडेंस आया है। रशिया ने, मुझे लगता है कि ईरान के साथ काफी सारी चीजें तय की हैं। नेटो का सालाना एक सरबराही इजलास होता है नाजरीन। ये नेटो के जो ममालिक हैं ये मगरबी ममालिक हैं, ज्यादातर अमेरिका के सारे इत्तहादी हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया है और पेट्रोल की और डीजल की दोनों की कीमत लगभग 414 रुपए तक पहुंच गई है। देखें, छोटा मोटा इजाफा हो तो कोई इसको बॉदर भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मैं आपको इसकी वजह पहले भी बता चुका हूं, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और एक बारीक वारदात पाकिस्तानी कौम के साथ डाली जा रही है, वो भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में, ये इजाफा इसलिए नहीं हुआ कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। यानी ये जो हालिया इजाफा है इसका ताल्लुक आलमी मंडी में तेल की कीमतों से बढ़ने से नहीं है, बल्कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गुज़िश्ता दिनों कम हुई, यानी लगातार कम हुई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये जो इजाफा है ये हुक्मरानों की नालायकी और अवाम के हुक्मरानों के ऊपर अदम एतमाद की वजह से है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर हुकूमत वसूल कर रही है टैक्सेस, वो 150 से 200 रुपए के बीच में है। यानी इतनी बड़ी मिकदार में लगभग 200 रुपए के आसपास तो पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस हुकूमत वसूल कर रही है। इमरान खान 150 रुपए का पेट्रोल लीटर दे रहा था, जिसमें टैक्सेस वैक्सेस सारा कुछ ही शामिल था, और मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो उस पे सिर्फ 200 रुपए का तो सिर्फ टैक्स ले रहे हैं उसी पेट्रोल के ऊपर। अब ये देखें ना, अगर तो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है तो आपको टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। आप आलमी मंडी की कीमत के मुताबिक एक फार्मूला तय कर लें, आप उस तरह भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये लगातार टैक्सेस में इजाफा करते चले जा रहे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल है, लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं और पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम, जिसमें शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज आसिम मुनीर की टीम का हिस्सा है, MQM एक जमात है वो आसिम मुनीर की टीम है, इसी तरह आसिम मुनीर साहब की टीम में ANP भी है और फजल रहमान साहब भी हैं। ये सारे आसिम मुनीर साहब की टीम का हिस्सा हैं। तो ये आसिम मुनीर साहब के पास पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने का अब 2 ही रास्ते हैं उनके पास। नंबर 1, वो भारी कर्जे लें, जो अभी फिर उन्होंने IMF से 1 किस्त ली है। मुझे हैरत होती है कि माजी में IMF के ताने देने वाले लोग आज IMF की किस्त मिलती है तो उसके ऊपर भांगड़े डालते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी माशी कामयाबी मिल गई। देखिए, कर्जा मिलने से आपको वक्ती तौर पे ऑक्सीजन तो मिलती है, आपका ये फायदा तो होता है, लेकिन कभी भी कर्जा आपकी मईशत को खड़ा नहीं कर सकता। वो आपको एक ऐसी सपोर्ट दे सकता है जिसके बाद आप अच्छे इकदाम करें और माशी सरगर्मियां बेहतर करें तो आप वो कर्जा भी वापस कर सकते हैं, मईशत भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कर्जा लिया जा रहा है वो मईशत को खड़ा करने के लिए नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में जो कर्जा लिया जा रहा है वो पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए लिया जा रहा है। तो 2 रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम के पास। नंबर 1 के वो कर्जे ले भारी और वो ले रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि अवाम पर बोझ बढ़ाया जाए, यानी किन चीजों में, पेट्रोल में, बिजली में, गैस में, टैक्सेस के अंदर जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस लगते हैं वहां पे अवाम पे बोझ बढ़ाया जाए। ये बड़ा आसान होता है गरीब आदमी से टैक्स लेना,
अमीर आदमी से टैक्स लेना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी जो टैक्स का निजाम बनाते हैं वो अमीर लोग होते हैं, तो वो अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाएंगे ना, वो तो गरीब के ऊपर टैक्स लगाएंगे, कमजोर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अपने और अपनी बरादरी के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाता, कोई टैक्स देना भी नहीं चाहता। और देखें ये दो चीजें उन्हें क्यों करनी पड़ती हैं। नंबर एक तो ये टैक्सेस लगाते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, अवाम पे बोझ डालते हैं। नंबर दो ये भारी कर्जे लेते हैं। इसके अलावा तो कोई हल है नहीं आसिम मुनीर साहब के पास। तो क्योंकि उसकी वजूहात है ना, वजह एक तो ये है कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। उल्टा ये हुआ कि पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर भाग रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है इनके आईपीपीज की वजह से कि अब पाकिस्तान उस चुंगल से निकल नहीं पा रहा। और आप एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, आपके यहां पे प्रोडक्शन ही कम हो गई है। जो पाकिस्तान के अंदर कौमी पैदावार है उसमें लगातार कमी होती चली जा रही है। सियाहत एक जरिया होता है ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाने का, लेकिन सियाहत तो बिल्कुल पाकिस्तान में जीरो है। आपको कहीं पे कोई गैर मुल्की सयाह तो नजर ही नहीं आता। पहले भी कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत आते थे, अब तो वो भी नहीं है। मुल्क में मुआशी सरगर्मियां तेज करने से कुछ बेहतरी आ सकती थी, लेकिन आप देखें चाहे वो रियल स्टेट हो, यानी जो आपका प्रॉपर्टी का कारोबार है, वो भी डाउन है। कोई बंदा प्लॉट खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं। कोई बंदा फाइल खरीदने की तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में सबकी कीमतें नीचे चली गई कि कोई खरीद ले, लेकिन कोई खरीदेगा तो हुकूमत को टैक्स जाएगा ना। तो हर शोबे के अंदर इसी तरह से जो माशी तरक्की का एक पहिया है वो रुका हुआ है। माशी सरगर्मियां पाकिस्तान में लगभग मुअत्तल हो गई हैं। तो इन चीजों में मुकम्मल तौर पे आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम नाकाम रही। अब उसकी वजह से इन्हें करना क्या पड़ता है, कभी पेट्रोल पे टैक्स, कभी डीजल पे टैक्स, कभी बिजली पे इजाफी टैक्स, कभी इजाफी बिल। अब लोगों को 100 यूनिट का, बेचारों का, कई लोगों का इससे भी कम वो बिल होता है। इतने भी यूनिट उन्होंने नहीं चलाए हुए होते और उनको ऐसे बिल आ जाते हैं जो माजी में अच्छे खासे लोगों को आते थे। तो 300 यूनिट बिजली इन्होंने मुफ्त देनी थी। इन्होंने 300 यूनिट तक की जितनी सब्सिडी थी वो सारी खत्म कर दी और बिजली की कीमत 4 से 5 गुना बढ़ा दी। लगभग पाकिस्तानियों को जो इस वक्त एवरेज एक यूनिट पड़ता है वो 60 रुपए से ज्यादा का पड़ता है। यानी कहां पे एक एवरेज यूनिट माजी में जो गरीब पाकिस्तानी थे उनके लिए 14 रुपए 15 रुपए हुआ करता था, 16 रुपए हुआ करता था। आज वो यूनिट जो है वो 60 रुपए से ऊपर हो गया, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के पास और उनकी टीम के पास पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई फॉर्मूला, कोई मुआशी हिकमत अमली नहीं है। ये एक तरफ जश्न मना रहे थे और एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे थे। ये कौम के जख्मों पे नमक भी छिड़कते हैं ना, बड़ा इंजॉय करते हैं ये, क्योंकि कौम ने इनको वोट नहीं डाले, कौम ने इनको शिकस्त दी थी। आसिम मुनीर साहब को और उनकी सारी टीम को कौम ने शिकस्त दी थी। फिर ये जबरदस्ती ताकत के बलबूते पे बंदूक दिखा के पाकिस्तानियों को ये इक्तदार में आकर बैठ गए। लेकिन कब तक? जिस दिन सारे इकट्ठे होकर निकले पाकिस्तानी और एक मुट्ठी बन गए, उस दिन फारग हो जाएंगे सारे। ये जश्न मना बनाकर लोगों से लिबर्टी चौक में पूछ रहे थे कि पाकिस्तानियों मजा आ रहा है, पाकिस्तानियों मजा आ रहा है। और साथ इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 414 रुपए तक पहुंचा दी, जो इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपए की थी। जब इमरान खान साहब के 150 रुपए के पेट्रोल को ये बहुत महंगा कहते थे, वही लोग, मैं हैरान होता हूं, आजकल 414 रुपए के पेट्रोल को महंगा नहीं करते। इन्होंने आतिशबाजियां की अपनी अयाशियों के लिए, अपने जहाजों के लिए, अपनी नई गाड़ियों के लिए, अपनी चीजों के लिए। इन्होंने मुल्क में तबाही फेरी हुई है। ये खबर देखें ना आप, मेंबरान पार्लियामेंट की नई रिहाइशगाहें तामीर की जा रही हैं। 104 फैमिली सूट्स तकमील के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दे दी गई है। वहां पे 500 एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं और लॉबीज के अंदर VRF सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके अलावा 1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी और 500 सर्वेंट क्वार्टर भी बनेंगे वहां पे। यानी अब हर एक को 5-5 सर्वेंट क्वार्टर भी मिल जाएंगे लगभग। यानी अगर आप 104 फैमिली के स्वीट्स हैं तो वहां पे 500 सर्वेंट क्वार्टर का मतलब है कि वहां पे इतने मुलाजमीन काम कर रहे होंगे कि इनके साथ जो मुलाजमीन जाएंगे वो भी वहां पे रहेंगे और वहां पे जो खादम होंगे वो भी वहां पे रहेंगे। तो ये हमारी तो तरजीहात ये है ना कि हम अयाशी करते हैं, जहाज लेने हैं, गाड़ियां लेनी हैं, पैसा इकट्ठा करना है, खुद दुनिया भर के टूर करने हैं और हमारे सबसे अच्छे कपड़े होने चाहिए, सबसे अच्छे जूते होने चाहिए। अवाम जाए भाड़ में, अवाम की इनको फिक्र ही नहीं है। ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र है, ना आसिम मुनीर साहब को और उनके जर्नैलों को फिक्र है, ना, और उनको होनी भी नहीं चाहिए। वो तो नौकरी करने आए हैं, नौकरी करके उन्होंने भी चले जाना है। सारे अपना अपना घर भरते हैं, किसी को भी पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अब देखें, जब ये हुकूमत में आ रहे थे ना, तो उससे पहले जब इस टीम को हुकूमत में लाया जा रहा था तो जनरल बाजवा के और जनरल आसिम मुनीर के टाइम पे ये लोग दावा करते थे
कि हमारी तजुर्बाकार टीम है, हम ही पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। ये अयाज सादिक और एहसन इकबाल बैठ के क्या कह रहे थे, जरा ये सुने आप। ये आपने सुना बाद में शहबाज शरीफ की भी बात कि जनाब टीम भी है, महंगाई को, नासूर को, सबको हम कंट्रोल करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी जज्बाती तकरीर की थी, ये तकरीर भी आप सुने, आपको बड़ा मजा आएगा। ये जब ये अपोजिशन में थे और इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी, ये सुने आप। ये जितनी बातें शहबाज शरीफ ने की ना, महंगाई, गुर्बत, इंसाफ, इंसानी हकूक, ये सारी चीजें तबाह कर दी। फलाई रियासत, हर चीज शहबाज शरीफ ने आने के बाद मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी। यानी तकरीर में ये आदमी कुछ और कह रहा था, जब इसको लाकर इक्तदार में बिठाया गया इसके केसेस खत्म करके और फौजी जनरलों ने लाकर इनके सर पे ताज रख दिया कि जनाब अब आपको अपने वजीर आजम बना दिया है, अब जूते आप पॉलिश करेंगे और इक्तदार में रहेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने यही सारी चीजें जो इन्होंने कही, आप गौर करें ना, जरा सुने शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं और इन सारी चीजों को अपने जहन में लाएं कि क्या ये सारी चीजें पाकिस्तान में ठीक हुई है। आप अंदाजा करें, जो बातें शहबाज शरीफ ने की है ना, इनका उलट कर दिया और ऐसा उल्टा इनकलाब लेकर आए हैं कि इन तमाम शुबों को तबाह बर्बाद करके रख दिया इस शख्स ने और इसके हैंडलर्स ने। नाज़रीन, भारत के साथ एक मुवाजना मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि 9 मई है तो भारत के हमने तैयारे गिराए थे, उसका रोला पड़ा हुआ है। लेकिन एक और मैदान है जहां पे पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपने तेल के ऊपर टैक्सेस को कम करके अवाम को रिलीफ देना था। ये काम भारत ने किया, पाकिस्तान नहीं कर पाया। जब से ये जंग लगी है उस वक्त से लेकर अब तक इंडिया में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 0% है। बांग्लादेश में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 16% है, जबकि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 61.5% है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ किया और करवाने वाली कौन है, वही पुरानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, बारीक वारदात डाली जा रही है जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया। वारदात ये डाली जा रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार शरीफ खानदान को अकेले ठहरा दिया जाए। कुछ ऐसे टाउट्स हैं या ऐसे अकाउंट्स जिनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, वो लगातार शरीफ खानदान के चमकते हुए चेहरे दिखा रहे हैं और उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार, इनके चेहरे चमकते हुए दिखाकर ऊपर लिखा जा रहा है कि इन पर लानत भेज दें। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, लोगों को गुस्सा भी है इनके ऊपर बहुत ज्यादा कि इनको ये लानत के मुस्तहिक है। लोग ये कहते हैं कि इनके ऊपर लानत भेजी जा रही है कि ये महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने, ये तो कठपुतलियां हैं बेचारे। एस्टेब्लिशमेंट ना बड़ी सियाणी है, वो मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, ये उनका पुराना फॉर्मूला है। वो करते ये हैं कि हर क्रेडिट ले लेते हैं कि जो भी अच्छा हुआ वो हमने किया, और वो कहते हैं जो भी बुरा हुआ वो सियासतदानों ने किया। अब शरीफ खानदान तो एक कठपुतली है जिनके ऊपर मुकदमात थे, तो उन्हें कहा गया जूते पॉलिश करोगे तो मुकदमा खत्म कर देंगे और इक्तदार में भी ले आएंगे। अब ये बेचारे इक्तदार में तो आ गए हैं लेकिन फैसले ये नहीं करते, ये कठपुतलियां हैं। ये जिम्मेदार जरूर हैं, कौम के मुजरिम जरूर हैं, लेकिन असल मुजरिम ये नहीं है। ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे मईशत के मैदान में हो रहा है, चाहे अमन व अमान के मैदान में हो रहा है, चाहे खारजा पॉलिसी के मैदान में हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब की क्यादत में जिम्मेदार है। जो असल जिम्मेदार है ना, उससे तवज्जो हटाने के लिए खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स अचानक से हमला आवर हो जाते हैं शरीफ खानदान के ऊपर। मैंने ना इस पे एक सर्वे भी करवाया। असल जिम्मेदार देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब है। ये लोग तो इलेक्शन हार गए थे, अवाम ने इनको रद्द कर दिया था, अवाम ने इनको फारिग कर दिया था कि ये इलेक्शन नहीं जीते, हमारी तरफ से ये फारिग है। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इनको सेलेक्ट कर लिया और किया ये कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे उनको घर भिजवा दिया, जेलों में डाल दिया, और जो अवाम ने मुस्तरद किए हुए चेहरे थे उनको आसिम मुनीर साहब ने फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन से दिलवा दिया और अब वो आ गए जनाब हुकूमत में। तो वो जिम्मेदार तो वही है जो इनको लेकर आया और जो इनके फैसले कर रहा है, और हर फैसले के अंदर आसिम मुनीर साहब शामिल है। अब एक खबर आई है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और अगर पेट्रोल बढ़े और ये मुलाकात हो तो समझे कौम को छोटा मोटा रिलीफ देकर ये दोनों भाई एक मरतबा फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा से ऐसा करते चले आए हैं, हो सकता है इस मरतबा भी ऐसा करें, लेकिन ओवरऑल इन्होंने कौम को बहुत चूना लगाया। दोनों भाइयों ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान को बहुत चूना लगाया है। एक तरफ मार्का हक का ये जश्न मना रहे थे, रात को आतिशबाजियां कर रहे थे, और साथ में कौम के सीने पर बूंद डाल रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर। नादरीन, आज 9 मई है। 9 मई के हवाले से ना मैं एक चीज आपको बताता हूं कि देखें, 9 मई के दिन पाकिस्तान की फौज ने 2 लड़ाइयां लड़ी हैं, मिलिट्री ने 2 लड़ाइयां लड़ी।
एक 9 मई 2023 को लड़ी है और एक 9 मई 2025 को लड़ी है। जो 2023 में 9 मई को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अवाम के साथ लड़ाई लड़ना शुरू की, वो अभी तक जारी है। वहां पे वो जीत नहीं पा रहे, सिर्फ जुल्म कर पा रहे हैं, मार पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। जबकि एक लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी और उसमें फैसला वहीं पे हो गया, उनके तैयारे गिर गए इंडिया के। हमारा भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे तैयारे नहीं गिरे, इंडिया के तैयारे गिर गए। उनकी बड़ी शर्मिंदगी हो गई, ऐसी तैसी फिर गई उनकी। अब मामला यह है कि 9 मई 2025 को कौम अपनी फौज के साथ खड़ी थी और 9 मई 2023 को कौम अपने लीडर के साथ खड़ी थी। फौज को और फौजी एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझनी पड़ेगी कि दुश्मन से लड़ोगे तो साथ देंगे, हमसे लड़ोगे तो मात देंगे। और कौम ने 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन जर्नैलों को आसिम मुनीर साहब की सरबराही में शिकस्त दी थी। इनके माथे पर लिखा था लूजर। कौम ने इनको हरा दिया था 8 फरवरी 2024 को, लेकिन वो बंदूक के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। अब ये हुकूमत कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगी। ये सिलसिला एक दिन बदलना है और हम सब बदलते हुए देखेंगे, इंशाल्लाह हम विटनेस करेंगे। नाजरीन, एक और चीज है, इंटरनेशनल खबरें क्योंकि मैं साथ साथ आपको देता रहता हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम उसको रोका था और बाद में ये बहाना बनाया था कि पाकिस्तान ने कहा तो मैंने रोक दिया, तो उसकी डेवलपमेंट तो कोई ना हुई ना होनी थी। अब यह कहा जा रहा है कि ईरानी तजावीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा फैसला करना है कि उसे कबूल है या नहीं कबूल, क्योंकि ईरान ने दोबारा से अमरीकी तजावीज का जवाब भिजवाया, पाकिस्तान के जरिए भिजवाया। तो ट्रंप ने एक धमकी और लगाई